Yeah, recording is on. Fine. So this chapter we are starting issue of shares. लंबा चैप्टर है, थोड़े ज़्यादा दिन तक चलेगा. Don't get impatient that इतने दिन तक मैम ये चैप्टर पढ़ा रही है, खत्म हुआ है, because there are many concepts which need to be taught in detail. Otherwise अगर मैंने ऊपर से पढ़ा दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. So this is a disclaimer that you have to be patient. Don't think कि मेरे स्कूल में 10 दिन में हो गया था, मेरे स्कूल में 4 क्लास में हो गया था, 5 क्लास में हो गया था. कम से कम 15 क्लासेस, कम से कम मैंने बोला 15 क्लासेस. I teach this chapter almost for a month. I'll try to shorten it, but it will not be less than anywhere 15 से 20 क्लासेस तक भी जा सकता है. ठीक है. तो normally for each class I make a budget. For this I don't make any budget because I know this is an important chapter and there are a lot of concepts, so I need to go little slow. तो जिन लोगों के स्कूल में फटाफट हो गया है या जिनके स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है, I think Ishan in your school it is already done. Yes, ma'am. We are doing it right now. You are doing it right now, and Ghazal school has already finished. And yes, and DPS has already finished. I can't hear. Should I leave meeting and then rejoin again? Yes, you should do that because others don't I have. cannot hear you all. Then you leave and rejoin because others are not complaining. So maybe some network issue at your end. Okay. So we are starting this chapter today. I will be providing you notes. It is in my other laptop, so I could not, share with you all today. थोड़ा बताती हूँ, बेसिक बताती हूँ, एंड देन उसके बाद we'll start the chapter. ठीक है. आज की क्लास में मोस्टली राइटिंग का काम रहेगा, जहाँ पर हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे. इस चैप्टर में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं और लेजर थोड़े ही बनते हैं, ज्यादा लेजर नहीं बनते. ठीक है. तो व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर? इश्यू ऑफ शेयर इज डन बाय ऑब्वियसली कंपनीज. कौन सी कंपनीज? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. दे इशू द शेयर्स टू द कॉमन पब्लिक. टू द कॉमन पब्लिक व्हेनेवर द शेयर्स आर इशूड. ठीक है. वो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही है, जो हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, पब्लिक को इशू करती है, उनको अप्लाई करने के लिए इनवाइट करती है. देन पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर्स एंड देन दे गिव मनी. फिर उनको शेयर्स अलॉट होते हैं एंड ऑल दिस एंटायर प्रोसीजर गोज ऑन. ठीक है. तो शेयर्स को कितने तरीके से बुलाया जा सकता है. ठीक है. जब भी एक कंपनी पब्लिक से शेयर्स मांगेगी तो कैसे पब्लिक से शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इन्विटेशन देगी, तो किस तरीके से करेंगे. आई जस्ट कीप माय वीडियो ऑफ एंड फ्लिप द मोबाइल लैपटॉप सो दैट आई कैन स्टार्ट राइटिंग. See, you have a company, obviously a public company. So a public company can issue the shares. Public company can issue the shares through an IPO, initial public offer. It can issue the shares through right shares. And it can issue the shares through private placement. ठीक है. देन एक और तरीका हो सकता है. एक्चुअली ये सारी चीजें ना एक ही कैटेगरी में आती है, और एक और कैटेगरी है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स. इसके ऊपर लिख देती हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. यहाँ पे लिखती हूँ इश्यू ऑफ शेयर्स for consideration other than cash. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको जरा इधर ले जाकर रखती हूँ. What all comes here. यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या हो रहा है आपको बाद में समझाती हूँ, पहले राइटिंग कर लेना. मेरे साथ आप लोग भी राइटिंग पार्ट कर लेंगे. इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, टू अंडरराइटर्स, टू प्रमोटर्स,
to brokers. मैम आप मेरे को दिख नहीं रहा, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करूँ? Okay, so these all issue of shares can be done for some other service. आप लोग ये writing कर लीजिए. I'll give you 2 minutes time. After that, I will explain you what all are these things. ठीक है? ये जो मैंने आप लोग पेज के बीच से स्टार्ट करना, थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर लेना, मेरा इधर उधर हो गया थोड़ा. Return. Y'all have written this? Ma'am, 1 minute. 1 minute, ma'am. CBSE स्टूडेंट्स आप लोगों का एक होमवर्क था. एक्चुअली इट स्किप्ड माय माइंड. सिमर ने मुझे याद दिलाया था कि मैम वो होमवर्क है, शी वाज ट्राइंग टू पोस्ट इट, तो मैंने आज पोस्ट किया है. एंड क्योंकि आज ही सुबह मैंने पोस्ट किया, सुबह के आफ्टरनून में पोस्ट किया, इसलिए मैंने उसकी डेट आज की नहीं रखी है सबमिशन की. आई हैव पुट डेट एज मंडे मॉर्निंग रखा है, तो वो सबमिट कर देना. दूसरा वर्कशीट जो मैं तुम लोगों को बोल रही थी, दैट आई विल शेयर, ये वीकेंड में मैं शेयर कर दूंगी, सो दैट आल्सो यू विल हैव टू सबमिट नेक्स्ट वीक. ईशान एक होमवर्क था, वो तुमको असाइन किया हुआ है, तुमने किया नहीं है, वाला कंपैरेटिव कॉमन साइंस. कौन सा वाला मैम? वहाँ पे जाके देख लेना क्लासरूम में. यस मैम, देखता हूँ. चलो, हैव यू ऑल नोटेड नाउ? मैम आपने ये क्या लिखा है लेफ्ट में? Yes, ma'am. इशू ऑफ शेयर्स के नीचे. लेफ्ट में, अब तुम्हारा लेफ्ट और मेरा लेफ्ट अलग अलग होगा. इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पर पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग नहीं. दिस? नो मैम, द अदर साइड. Yeah, this issue of shares to vendors, to underwriters, to promoters, to brokers, etc. ये अंडर अदर एंड कैश में आएंगे ना, उसकी सब हेडिंग्स हैं ये. हाँ, यहाँ का इसका सब हेडिंग है. चलिए अब एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर दीज थिंग्स. जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, एक तो इसलिए इशू करती है ताकि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पब्लिक से पैसा मिल जाए, बोरोइंग्स आ जाए. बोरोइंग्स नहीं है एक्चुअली. whenever the shares are issued, they will become shareholder and you don't have to return this money to them. You will have to give them returns in form of dividends etc. तो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कंपनी का, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंशन हो सकता है. फॉर ऑल दीज रीजंस द कंपनी मे नीड मनी एंड वो शेयर्स इशू कर सकते हैं. जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल गेट मनी फ्रॉम पब्लिक, तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा उनको, बोरिंग उनके पास मनी आ जाएगी, ठीक है. एंड दैट कैन बी पुट इनटू वेरियस प्रोजेक्ट एंड फॉर व्हाटएवर रीजन द मनी इज बीइंग रेज्ड, ठीक है. उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमको अकाउंट्स में पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज. ये आपको थ्योरी में, कॉमर्स वगैरह में मिलेगा नहीं, ठीक है. आईपीओ, देन राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. आईपीओ कब होता है? जब पब्लिक को बुलाया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को बुलाया जाता है, पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं, वेरियस मीडिया लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑन इंटरनेट और अदर वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर यूज्ड एंड देन पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि आप लोग हमारे शेयर्स खरीदिए. दैट इज कॉल्ड आईपीओ. राइट इशू क्या होता है? ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको हम लोग पहले, उनका राइट होता है कि वो शेयर्स को खरीदे, तो पहले उनको ऑफर किया जाता है कि
हम लोग नए शेयर्स निकाल रहे हैं, आप लोग भी परचेज कर लीजिए। So if they want, they will exercise their right. They can renounce their right to someone else also. That is also possible. That is called right share. Again, यहाँ पर भी पैसा मिलेगा, फ्री में नहीं दे रहे. There are bonus shares also. किसी क्लास में मैंने bonus share का भी जिक्र किया था. बोनस शेयर्स तो फ्री में मिलते हैं. राइट शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका पहले हक है कि अगर नए शेयर्स निकले तो उनको पहले पूछा जाए. इट इज देयर विश इफ दे वांट टू बाय. इफ दे डोंट वांट टू देन दे कैन say no for it. और जब भी हम इक्विटी राइट शेयर्स इशू करेंगे टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो उनको पब्लिक को जिस प्राइस पे दे रहे उससे कम प्राइस पे ऑफर करेंगे. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट आस्किंग देम, बिकॉज उनको अगर प्रिविलेज दे रहे हो तो द बाय शुड दे बाय फ्रॉम द कंपनी. देयर हैज टू बी अ रीजन. सो दे आर गिवन शेयर्स एट द लेसर प्राइस देन व्हाट इज अवेलेबल एट द इन द मार्केट. देन प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां पर कंपनी इतना कुछ बड़ा ऑफर नहीं करती है पब्लिक को. क्या करती है, बड़े बड़े प्लेयर्स इन द मार्केट क्योंकि होते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका काम ही होता है कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, उनको प्लेस कर देती है शेयर, उनके लिए इश्यू कर देती है. जैसे LIC है, ICICI है, नॉट ICICI बैंक, ICICI. ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है इनका बहुत बड़ा काम होता है. एक ये काम होता है कि शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया मतलब कॉमन पब्लिक को बुलाया ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को शेयर्स इश्यू कर दिए. सो दिस सारे मेथड जो है, ये 2-3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सब में क्या हो रहा है, कंपनी को कैश मिल रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स इश्यू करती है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बार्टर सिस्टम जैसा कर दिया. कुछ पैसे के बदले में उसने कोई सर्विस ले ली या कोई एसेट ले लिया. जैसे कि वेंडर को इश्यू किया. ठीक है, वेंडर को इश्यू किया. वेंडर कौन होएगा, यहाँ पर वेंडर कंपनी भी हो सकती है. आपने किसी और कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो वेंडर कंपनी होगी. या आपने कोई बड़ी एसेट खरीदी, कोई प्लांट मशीनरी खरीदा, कोई बिल्डिंग लिया, कोई लैंड लिया, तो उसके लिए आपने हो सकता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स करके अपना सेटलमेंट कर लिया. और कंपनी की लिक्विडेशन पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हो तो हो सकता है कंपनी ने कुछ शेयर्स इश्यू कर दिया और कुछ कैश दे दिया, कोई कॉम्बिनेशन इस तरीके का बना दिया. देन अंडर राइटर्स को कमीशन देना होता है, तो अंडर राइटर्स का कमीशन भी सेटल किया जा सकता है इश्यू ऑफ शेयर से, उनकी सर्विसेज के बदले में. प्रमोटर्स ने जो कंपनी को सेटअप किया, प्रमोट किया, उसके लिए कंपनी को जो दे ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, तो उनके लिए भी, उनकी सर्विसेज के लिए भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं. सिमिलरली ब्रोकर्स पर. तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप शेयर्स इश्यू करते हो, आप मतलब कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो उसको उसके बदले में कोई कैश नहीं होता है, कोई इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है. लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, जहाँ पे क्या हो रहा है, या तो आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कोई एसेट वगैरह एक्वायर कर रहे हो, किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको कोई सर्विस मिली किसी से और उस सर्विस के बदले में एज अ रेम्यूनरेशन आपने उनको कैश ना दे करके क्या दे दिया, शेयर्स इश्यू कर. तो ये 2 तरीके होते हैं शेयर्स इश्यू करने के कंपनी के लिए. ठीक है, देन शेयर्स का इश्यू जब किया जाता है तो किस तरीके से इश्यू किया जाता है, कितने अमाउंट पे शेयर इश्यू होते हैं. ठीक है, चलो इसको देखते हैं एक बार. आई गो टू द नेक्स्ट पेज. कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो 2 तरीके से इश्यू कर सकती है. इश्यू ऑफ शेयर्स at par, at premium, इसको लिख के क्रॉस के लगवाए. कभी कभी हो सकता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर ज्यादा प्राइस पे इश्यू कर सकते हैं तो क्या कम पर भी इश्यू कर सकते हैं. द आंसर इज नो. ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कभी कभी कर सकती है एम्प्लॉइज एंड ऑल, बट वो सब हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, एट पार मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, FV का मतलब है फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू भी रखा 100. ठीक है, इश्यू प्राइस लिख देती है, नॉट मार्केट प्राइस, इश्यू प्राइस. IP मतलब इश्यू प्राइस. यहाँ पे लिख दो क्या,
एफ वी इज इक्वल टू फेस वैल्यू, मेरे साथ साथ नोटिंग करते रहना, आज बहुत सारी नोटिंग है, फेस वैल्यू एंड आई पी इज इक्वल टू इशू प्राइस। यहाँ पर क्या है, फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की लेट्स से 100 रुपीज है और इश्यू प्राइस जो है ना वो है 150 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है ना, फेस वैल्यू इज लेसर एंड इश्यू प्राइस इज हायर इज इक्वल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर का फुल फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ। एसपीआर का मतलब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ये क्या होता है, कंपनी कितने अमाउंट पे शेयर इशू करेगी, दैट इज कंपनीज विश। ठीक है, 100 रुपीज का शेयर है, 100 पे इशू किया, 500 पे भी इशू कर सकती है, 10 रुपए का शेयर है 1000 रुपए में भी इशू कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है कि कंपनी कितने प्रीमियम पर शेयर इशू करेगी, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। सबको पता है कि अगर हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा गेन्स हो सकता है हमें नुकसान भी हो जाए और हो सकता है पूरा पैसा भी डूब जाए। तो कोई अपर लिमिट सेट नहीं करी है, ठीक है, इट इज देयर विश। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि कोई चीज बहुत महंगी मिलती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर रोक लगाती है, यहाँ नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कोई एसेंशियल चीज तो नहीं है कि शेयर नहीं खरीदा तो लाइफ नहीं चलेगी। पीपल इन्वेस्ट, सम पीपल डू नॉट इन्वेस्ट ऑल्सो। तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं इट इज अज्यूम कि ये लोग सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे नो देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, इसीलिए हर एड के बाद आता भी है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऑल द इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू नो दैट दे हैव मार्केट रिस्क, इसीलिए कोई अपर लिमिट डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये जो मनी है विच इज मोर देन फेस वैल्यू, यहाँ पर जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, इस मनी को हम कंपनी लॉ बोलते हैं कि इसको अलग से दिखाना है। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल मनी मिली आपको, जो आपने महंगी चीज बेची, उसको अलग से रखना और उस अलग अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और कौन कंपनी ऐसा महंगा शेयर बेच पाएंगे? ऑब्वियसली जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो स्टैब्लिश है मार्केट में, या जिन्होंने एज अ प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नाउ दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, दोज हु आर वेरी वेल नोन। इस तरह की कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आती हैं तो ज्यादा प्राइस पर भी बेचती है तो भी पब्लिक परचेज कर लेती है बिकॉज ऑफ योर गुडविल, बिकॉज पीपल नो दिस कंपनी परफॉर्म्स वेल, सो आगे भी फ्यूचर में इन लोगों के अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, दे विल परफॉर्म वेल। तो शेयर होल्डर्स को पता होता है कि उनको उनका वेल्थ इंक्रीज होएगा, उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए दे अग्री टू बाय दीज शेयर्स इवन ऑन द हायर प्राइसेस। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने आपको दो चीजें बताई कि शेयर्स कब इश्यू किए जाते हैं फॉर कैश, शेयर्स कब इश्यू किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड शेयर्स को कितने प्राइस पर इश्यू किया जा सकता है। दो प्राइसेस पर इश्यू किया जा सकता है, एट पार एंड एट प्रीमियम। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि शेयर्स को जब कंपनी इशू करती है इधर एट पार और एट प्रीमियम, देन कंपनी कैसे कैसे पब्लिक से इस मनी को बुला सकती है, कैसे कैसे इस मनी का कॉल कर सकती है फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, अब अज्यूम करें अगर हमारा शेयर है 100 रुपीज का। ठीक है, सो इसकी हेडिंग देते हैं पेमेंट ऑन शेयर्स ऑफ शेयर्स by investors। तो एक है इसका पार्ट लमसम, और है इन पार्ट्स। इन पार्ट्स में है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट,
फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड डैश डैश, मतलब सो हो सकता है 2-3 कॉल। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझो। ये जो मैं अब लिख रही हूँ विद दिस कलर, ग्रीन कलर, यू डोंट हैव टू राइट। सपोज 100 रुपए का शेयर है और 100 ही रुपए यहाँ पर मांग दिए गए कि एक साथ 100 रुपीज दे दो, विच इज नॉर्मली हैपनिंग। ठीक है, मार्केट में ऐसे ही नॉर्मली पैसा दिया जाता है कि लमसम में एक साथ पैसा बुला लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कि सपोज मैंने 10 शेयर्स के लिए इन अप्लाई किया, तो 10 into 100 मुझे कितने रुपए देने होंगे कंपनी को? Am I right? 1000 rupees I will pay to the company. लेकिन जब यही चीज पार्ट्स में कंपनी बुलाएगी तो कंपनी क्या करती है, इस पूरे 100 रुपीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सपोज उन्होंने बोला हमें ऐसा करना, 20 रुपीज का एप्लीकेशन पे दे देना, 30 रुपीज हमें अलॉटमेंट के टाइम में दे देना, फिर यहाँ पर 20 रुपीज दे देना और यहाँ पर फिर से 30 रुपीज दे देना। हुआ यहाँ पर भी 100 रुपीज ली और यहाँ पर भी 100 ही रुपीज था, लेकिन फर्क देखो कि यहाँ पर एक ही साथ कंपनी को पूरे 100 रुपए मिले और यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में कंपनी को पैसा मिला। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज कंपनीज विश, हाउ कंपनी वांट्स टू कॉल फॉर वेरियस कॉल इन पार्ट्स और कॉल इन लमसम। सो हमको मोस्टली जो क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे वो इसके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, ऐसा कम होता है। ठीक है, होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। एंड दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ आस्किंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए, इसका राइटिंग हो गया था। Yes, यस ma'am. मैम राइटिंग है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वो अभी हो गया, अभी हो गया। चलो, अब हमको क्या देखना है कि अगर किसी कंपनी ने, अभी सिर्फ सुनते जाना, मैं जब लिखने के लिए बोलूंगी तब लिखना। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने, लेट्स से कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक, ठीक है, ये है 10,000 शेयर्स, ये कंपनी ने पब्लिक को इशू करने के लिए बोला, तो ऑब्वियसली पब्लिक पहले क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी। ठीक है, यहाँ तो आपने क्या दिया, इनविटेशन दिया, इनवाइट किया पब्लिक को। ठीक है, इनवाइट किया, फिर पब्लिक ने आपके इनविटेशन का रिस्पांस दिया और अप्लाई किया, अप्लाई। ठीक है, अब जब अप्लाई किया, 10,000 की आपने एप्लीकेशन बुलवाई थी और आपकी कंपनी बहुत नामी गिरामी कंपनी है, आपने इतने साल बाद आईपीएल लेके आया, आईपीएल बोल रही है, सॉरी, आईपीओ लेकर आया और पब्लिक ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। 10,000 की तो सिर्फ शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी और एप्लीकेशन आ गई 30,000 की। वाह, क्या बात है। ठीक है, अब क्या कंपनी को खुशी खुशी जाना चाहिए और 30,000 शेयर्स के लिए जिनने अप्लाई किया उनको शेयर्स बांट देना चाहिए? नहीं, द आंसर इज नो, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। कौन कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 और उसकी प्रीवियस लॉज भी यही कहते थे। 1956 था और भी पहले बहुत सारे लॉ है, टाइम टाइम पे जो अमेंड होते रहे। कंपनीज एक्ट से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने ये डिसाइड किया था कि कितने शेयर्स इश्यू करने चाहिए, इसके पीछे ऑब्वियसली कोई कैलकुलेशन था। ऐसा तो नहीं था कि कंपनी के सीईओ को एकदम ड्रीम आया कि चलो 10,000 शेयर्स इशू कर देते हैं और फिर शेयर्स इशू कर दिए दूसरे दिन। इसके पीछे तो पूरी कैलकुलेशन थी, टीम ऑफ मेंबर्स बैठे थे, उन लोगों ने डिसाइड किया था कि प्रोजेक्ट का फोरकास्ट कितना हमें इसके लिए एक्सपेंडिचर लगेगा एंड ऑल दैट। सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बैठ के ये सब चीजें डिसाइड करी थी। तो ऐसा थोड़ी कर लोगे कि ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई तो चलो ज्यादा पैसे लोग ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। अभी ओवर कैपिटलाइजेशन क्या चीज है कि सपोज हमें जरूरत है सिर्फ 10,000 रुपए की, एक दूसरा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। घर में आपको किसी काम के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी, आपने सोचा कि अभी कुछ इनकम नहीं है, चलो बैंक से बोरो कर लेते हैं। बैंक के पास गए और बैंक से बोला कि 10,000 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने 10,000 रुपए का लोन तो दिया ही दिया, अरे बोला कि अरे आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, आप तो एलिजिबल हो 50,000 की लोन के लिए, प्लीज 50,000 का लोन ले लो।
तब क्या 50,000 का लोन ले लेंगे क्योंकि बैंक दे रहा है? अरे नहीं लेंगे, क्यों? हमको जरूरत नहीं है, 10,000 की जरूरत है तो 50,000 का लोन क्यों लेंगे? वापस तो हमको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। सेम थिंग इज हियर, अगर इन लोगों ने ज्यादा मनी ले लिया पब्लिक से, यहाँ पे वापस करने वाला फंडा तो नहीं लगता है, लेकिन इतने सारी कैपिटल का जब यूटिलाइजेशन नहीं करोगे और उनको फालतू में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो करंट शेयर होल्डर्स है उनकी तो अर्निंग कम हो जाएगी ना, तो वो सब चिल्लाएंगे, तो ये नहीं कर सकते। तो ये वाली बात, तो एप्लीकेशन ज्यादा आ गए तो भी आपको शेयर्स इश्यू कितने करने होंगे? 10,000 इश्यू करने होंगे। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते क्या है जबकि ऐसा हो जाता है कि हमने अप्लाई, हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ गई, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाद में लिखाऊंगी अच्छे से इसको। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, या हो सकता है आपकी कंपनी अच्छी हो लेकिन स्टॉक मार्केट की कंडीशन ही अच्छी नहीं चल रही। जैसे अभी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, इस समय कोई कंपनी अपना अगर शेयर लेकर आती, हो सकता है कि उनके शेयर्स के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले उनको, क्योंकि लोगों की अर्निंग्स हैव कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड ऑल। ठीक है, या हो सकता है कि लोग डरे हुए हों कि स्टॉक मार्केट में, सपोज आपकी कंपनी का जब आईपीओ आया उससे पहले स्टॉक मार्केट थोड़ा क्रैश हो गया था, तो लोगों को डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूब जाएगा एंड ऑल दैट। या यू आर इन डेस्परेट, your company has not performed well in previous few years, so that is why आपकी कंपनी के ऊपर से लोगों का थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर जो है कम हो गया, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज रीजंस। अगर आपके पास एप्लीकेशन ही कम आती है, लेट्स से कि 9,000 की ही एप्लीकेशन आई, तो इस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 शेयर्स इश्यू करना है तो 10,000 इश्यू करना है, 9,000 की एप्लीकेशन आई तो आप क्या करें? यहाँ पर जितने की एप्लीकेशन आएगी उतने पे इश्यू करना पड़ेगा, बट यस देयर इज अ क्लॉज, इस अमाउंट का एटलीस्ट 90% की एप्लीकेशन आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 10,000 की एप्लीकेशन आपने मंगवाई थी पब्लिक से और आई ओनली 3,000 की, और आपने सोचा चलो रख कर दें। यहाँ पर कंपनी लॉ स्टॉप करता है और बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इतनी कम एप्लीकेशन आई है पब्लिक से, मतलब कि पब्लिक में ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है तुम्हारी कंपनी के लिए, यू कैन नॉट इश्यू द शेयर्स एटलीस्ट 90%। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे 9,000 लिखा हुआ, ठीक है। तो 90% को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी कोई कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, अदरवाइज उसको सारा प्रोसेस जो है दोबारा से करना पड़ता है। इसीलिए अंडरराइटर्स पिक्चर में आते हैं और कंपनीज बिफोर अलॉटिंग शेयर्स टू द पब्लिक अंडरराइटर्स को फिक्स कर देती है ताकि इस तरह की कंडीशन से बच जाए। अंडरराइटर्स आर दोज पीपल हु अश्योर कंपनीज दैट एटलीस्ट आपका इतना % शेयर हम बिकवा देंगे, अगर हमारे कहने से लोगों ने नहीं खरीदा तो हम खुद खरीद लेंगे और हमें बदले में कमीशन दे देना, ठीक है। सो दिस सिचुएशन जहां पर कम का सब्सक्रिप्शन आता है, यहाँ पर ओवर लिखा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना डिसाइड किया था उतना ही शेयर्स इश्यू करना होता है, और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? जितने की एप्लीकेशन आ गई उतने के शेयर्स आपको इश्यू करने होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं। ओवर ऑब्लिक अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये है ओवर, ये है अंडर। इनविटेशन लिखती हूँ, इशू अरे इनवाइटेड 10,000 applications, let's say 20,000, ठीक है। यहाँ पे है invitation is same, 10,000 and applications let's say
9,000। फिर यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, $10,000। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, $9,000। इसको याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9,000 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने की एप्लीकेशन आएंगी उन सबको हम शेयर इशू कर देंगे, जिसकी नहीं आई नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, 90% इज इक्वल टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी चीज याद रखना, ये 90% याद रखना। फाइन, अभी देखो, अब यहाँ क्या होगा, एप्लीकेशन आ गई 20,000 की और आप शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं, मतलब अलाउड कितना है टू इशू द शेयर्स, दैट इज 20,000 रुपीज। अब कंपनी क्या करेगी इस एक्सेस एप्लीकेशन का, तो ये इस सिचुएशन को डील करने के लिए कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद कंपनी, तो ऑप्शंस ऐसे होते हैं, ऑप्शंस टू डील विद excess applications। मनी एक्सेस एप्लीकेशंस, ठीक है। अब देखो, पहला ऑप्शन है रिजेक्ट। ईशान, कैन यू टेल मी व्हाट विल वी डू इन रिजेक्शन? Any idea? Any guesswork? When it's rejected, we refund the shares which are left. Like, मतलब अगर 20,000 की एप्लीकेशन आ गई तो 20,000 को वापस कर देंगे, दैट मतलब रिजेक्टेड मतलब जितना अगर एक्स्ट्रा हुआ है हमें नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा मिला है तो उसे बाकी का रिफंड कर देते हैं, तो reject। in this scenario how much will be refund, for how many shares will refund the money? In my example the application came excess by 10,000 shares, कितने को रिफंड करना है, 20 को कि 10 को? 10 को करेंगे मैम, क्योंकि उतने वापस आए थे एप्लीकेशन एक्सेस में आई थी, यस। या ठीक है। तो कंपनी एक काम ये कर सकती है कि जितने भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हैं उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दे, अब बोले कि हम आपको शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये तरीका होता है कंपनी के पास कि रिजेक्शन कर दें। दूसरा तरीका होता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें। व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है, दूसरे पेज पे जाके समझा रही हूँ, वो लिखना नहीं है जो मैं समझा रही हूँ। प्रो राटा अलॉटमेंट ऐसा होता है, अब हमारे केस में 20,000 की एप्लीकेशन आई थी और हमें इशू कितने करने थे, 10,000 शेयर्स इशू करने थे, ठीक है। तो जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 1 शेयर इशू कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्या होएगा, इन्हीं 20,000 एप्लीकेंट्स के बीच में 10,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एनी अदर रेशियो कैन बी फॉलोड बाय द कंपनी, ठीक है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गई या 20 नहीं आई है कुछ, यहाँ पे एग्जैक्टली डबल है, तो मैंने आपको 2:1 का रेशियो बता दिया कि जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर करें, तो क्या होएगा, हर एक शेयर होल्डर को शेयर मिल जाएंगे, जितना उसने अप्लाई किया था उससे कम मिलेगा लेकिन शेयर सबको मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ इशूड शेयर तो 10 ही रखना है। एक ये तरीका कंपनी कर सकती है कि प्रो रेटा कर दें, और तीसरा क्या कर सकती है, तीसरा एक्चुअली कुछ नहीं है, तीसरा इन दोनों का मिक्सचर है। जो थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है उसमें वो क्या करती है, प्रो रेटा भी कर देती है एंड रिजेक्शन भी कर देती है। मतलब कि
क्या अगर मेरे एग्जाम्पल में आई टेक यू बैक हियर, फिर बाद में टाइम दूंगी लिखने के, मैं बोलती हूँ 25,000 की एप्लीकेशन आ गई थी, 20 की नहीं 25 की आ रही थी, तो हमने क्या डिसाइड किया 5,000 को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दो, बोलो वी कैन नॉट गिव यू एनी शेयर्स बिकॉज हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और 20 को क्या करो 10,000 शेयर्स दे दो। कैसे दे दो 10,000? अभी जो बोला था, दोस्त ने जिसने अप्लाई किया उसको एक शेयर दे दो, तो प्रोरेटा के बेसिस पे कर देता। हमने क्या कर दिया, दोनों ही मेथड को यूज कर लिया थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, हमने कुछ शेयर्स को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर लिया और किसी किसी को हमने प्रोरेटा पे अलॉट भी कर दिया। सो दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी। सो दिस इज द वे ऑफ डीलिंग विद द एक्सेस एप्लीकेशंस व्हिच कम टू कंपनी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। चलो, नोटिंग हो गई है इसकी? Have you all noted down? नो मैम, एक मिनट। कर लो। हाँ, थोड़ा अच्छे से लिख के रखो प्लीज इसको। हो गया? अरे बोलो भाई, हो गया कि नहीं? सबका हो गया है? यस मैम। नो मैम। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी को कब कैसे डील करना पड़ता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन की केस में तो कंपनी के पास अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आया है उतने पर। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है उतने पर शेयर इशू कर देगी। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इन दैट केस व्हाट विल कंपनी डू, कंपनी विल हैव थ्री ऑप्शन। या तो वो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, या तो वो प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दे, या तो वो ऐसा करे कि दोनों ही मेथड्स को यूज कर ले, प्रोरेटा भी कर दे और रिजेक्शन भी कर दे। ठीक है, सो दिस ऑल थ्री ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है इसके बाद, जो टॉपिक है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है फॉर कैश, ठीक है, पब्लिक को इशू जब करती है, और जब पार्ट पार्ट में पैसा बुलाती है या लमसम में बुलाती है, तो कंपनी अपने बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करती है, रिकॉर्डिंग करती है मतलब कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज पास करती है कंपनी। तो अब हम जर्नल एंट्रीज लिखना स्टार्ट करेंगे। इन दिस केस व्हेन द कंपनी इज आस्किंग मनी फ्रॉम द पब्लिक इन पार्ट्स एंड इन लम्प सम। ठीक है, फ्रॉम पब्लिक मतलब फॉर कैश जब इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, एंड वो वाला केस डिफरेंट है जहां पर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, उसकी एंट्रीज हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी जो आपको नोटिंग करनी है मेरे साथ साथ नोट करते जाओगे। जर्नल एंट्रीज ऊपर हेडिंग डालोगे, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम क्वेश्चंस करते टाइम करेंगे। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले ए, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, and amount to be received in lump sum. Journal entry will be passed like this.
बैंक अकाउंट डेबिट, the first entry, bank account debit to share application and allotment account. And second entry will be narration being application money received from public. ठीक है. सेकेंड, ये जो अकाउंट खुला है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले तो देखो दिस इज कॉल्ड अ कंबाइंड अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है कि आप इन लोगों को अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो सारे के सारे लोगों को नंबर ऑफ जितने भी एप्लीकेंट्स थे सबको शेयर्स मिल जाएंगे. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो भी गया तो बाकी सबकी मनी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर प्रोरेटा का सिस्टम कैन नॉट बी फॉलोड. प्रोरेटा तभी हम कर पाएंगे जब हम वो अलग अलग पार्ट में पैसा हमको मिलेगा, वहां पर हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं उनकी एक्सेस में. ठीक है. सो दिस एंट्री, दिस सेकेंड जो हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, यहाँ पर ऑलवेज एंड ऑलवेज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन होता है. ठीक है. तो ये याद रखना कि इसको ऐसे ही लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एंड ये टेम्परेरी अकाउंट होता है. ठीक है. जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे उस टाइम जो उनका स्टेटस है वो क्या है, एप्लीकेंट का स्टेटस है, दे हैव नॉट येट बिकम शेयर होल्डर. और जब कंपनी उनको शेयर्स इशू कर देगी वो क्या हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए, मतलब कि दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर, या जिसको कि आप बोलते हैं कि कंपनी के ओनर्स बन गए हैं वो लोग. तो वो उनका जो स्टेटस है अब वो एप्लीकेंट का स्टेटस नहीं है, उनका स्टेटस हो गया शेयर होल्डर ऑफ कंपनी. So this application and allotment account is a temporary account and it has to be closed. तो इसकी क्लोजिंग कहाँ करते हैं, इसकी क्लोजिंग होती है जाकर के शेयर कैपिटल में. ठीक है. तो शेयर कैपिटल में इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब इस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो ये अकाउंट फर्स्ट एंट्री में ओपन होता है और नेक्स्ट एंट्री में, सेकंड में, विद द सेम अमाउंट इट विल बी डेबिटेड. तो ऑटोमेटिकली दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड. यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है. यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. Is this clear? किसी को डाउट है यहाँ पर? नोटिंग हो गई है सबकी? यस मैम. ठीक है. तो ये हमने क्या देखा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन लमसम. जब आपको लमसम पे सारा पैसा मिलेगा तो इस तरीके से एंट्री पास होगी. ठीक है. अब अभी हम एक और एंट्रीज पास करके देखेंगे, एक और टाइप का, जहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है एट प्रीमियम. मैंने बताया था दो तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है. एट प्रीमियम मतलब जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पे यू आर इशूइंग द शेयर, सो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम इशू किया. मतलब 100 रुपए का शेयर 110 में, 120 में, 130 में ऐसे कुछ बेचा, 200, 300, 400 कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उतने में इस शेयर्स को आपने जब सेल किया तो कैसे एंट्रीज पास होंगी. एंट्रीज विल रिमेन सेम ओनली. ठीक है.
सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा आपका, एंड अमाउंट का वाइफिकेशन आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने लिखा था ए, अब मेन हेडिंग डालिए बी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम and amount to be received in lump sum. So the first entry will remain unchanged. Bank account debit to share application and allotment account. नरेशन में लिख दिया आपने। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा? This account will be closed for sure. Share application and allotment account debit to share capital account and एक और अकाउंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विद फेस वैल्यू और यहाँ लिखेंगे विद प्रीमियम। ठीक है, देखो कैसे अमाउंट लिख रही हूँ विच आई विल इरेज लेटर ऑन। सपोज आपने 100 रुपए का शेयर 150 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे आ गया अमाउंट 150 एंड 150। यहाँ पर तो 150 जाएगा बिकॉज जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन जब शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो जो उसकी फेस वैल्यू उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करोगे। You will not transfer that 50 rupees which you got extra. That 50 rupees will go here. ठीक है, तो उस 150 rupees को हमने बाइफिकेट कर दिया। 100 rupees हमने कहाँ डाला? शेयर कैपिटल में, and 50 rupees we have put in share application. Sorry, security premium reserve. Please note this down. Have you all returned? Yes, I'm done. ma'am. Tanya had called me. Is she able to listen to me now? मैम चलो। शी सेड उसका थोड़ा रिकॉर्ड करता, आप कर रहे हो रिकॉर्ड, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है। Okay, fine. चलो, अब हम देखते हैं जो हमने अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था और ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, इसी केसेस में एक छोटा सा हम एक आपको मिनट रिमूव मत करना, एक मिनट। ओके, इको टेक
डन मैम। चलिए, अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लिखवा रही हूँ। एग्जांपल क्या, क्वेश्चन करके लिख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद के लिखवाऊंगी, तो नंबरिंग कर लेना, ठीक है। एंड यू ओनली विल टेल मी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसका नाम दीजिए आप, तो इसको सीक्यू लिख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। CQ1 क्वेश्चन की नोटिंग करिए मेरे साथ। ABC invited applications for issuing 10,000 shares, face value of shares rupees 100 per share, full amount to be paid along with application public applied for public negative in applications came for 10,000 shares. Oh, sorry, not 10,000, 20,000. 20,000 shares. Excess application money was refunded. Past journal entries. चलो जरा जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड थोड़ी फास्ट रखो। Have you all written? Yes, ma'am, written. Yes, ma'am. Now we will start doing the questions. So what we have to do here, first understand, सारा पैसा एक ही साथ मिला है, ठीक है? 100 rupees or 100 rupees you have received in one go. And applications, there are extra applications received. Okay, so whenever we are getting extra application, the excess application money has to be adjusted somewhere, and that adjustment will be done how they are refunding. Obviously, because it is lump sum money, so आगे कोई adjust करने का chance ही नहीं है इसके पास, so they will be refunding this money. So पहले जो हम एंट्री पास करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री पास होगी, वो हमें कितने एप्लीकेशंस के साथ पास करनी पड़ेगी, इसके साथ। ये जो 20,000 शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 रुपीज के साथ, क्योंकि हमने एप्लीकेशंस तो बुलाई थी 10,000 की, बट आ गई है 20,000। ठीक है, चलिए, so let us start doing the entries, journal entries. Now we'll do with the format, date, particulars, amount and amount. You may skip doing LF column.
number 1 will be bank account debit. 2, share application and allotment. So what do we have to do here? We have to multiply 20,000 with 100. Applications. We have received the applications for 20,000 shares. Okay, 20,000 multiplied by 100 is how much? 20 lakh rupees. Then second interview, what are we going to do? Share application and allotment account debit 20 lakh. To share capital to bank. Share capital में how much amount will go? 10 lakh. और यहाँ पर how much will you refer? It's another 10 lakh. I'll write with a different color how these amounts came. This is 20,000 multiplied by 100. This is 10,000 multiplied by 100. And this also 10,000 multiplied by 100. Tell me when you're done. Done, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. All are done with this? Yes, ma'am. Chalo. We'll do one more concept question where we'll see if the amount is received in excess. Excess का किया अभी हमने is over subscription. What have we written? Yeah, over subscription. अभी हम देखेंगे under subscription हुआ तो कैसे करेंगे. चलो. Concept question 2. Concept question. Assume in question number 1, applications received for 9,000 shares. Yeah. Let us pass the entries. Date, particulars, amount and amount. So the first entry is bank account debit to share application and allotment account. कितने से multiply करें? 10,000 या 9,000? 9,000. Because the applications came for 9,000 shares. है ना? तो हमको 10,000 को क्या करना है? Completely ignore करना है because that number becomes irrelevant for us now because उसमें ये तो application आया ही नहीं. So we are going to write here 9 lakh rupees and we'll write how this 9 lakh came.
9,000 multiplied by 100. चलिए नेक्स्ट सेकेंड एंट्री. Share application and allotment account debit to share capital account. How much? Wait. 9. Are we clear with this? Yes, ma'am. तो हमें अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है. अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं उतने ही उतने पे हमें सारे मल्टीप्लिकेशंस करने. ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एटलीस्ट इन फर्स्ट एंट्री वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द एप्लीकेशन मनी with the amount with the amount of number of shares with the number of shares applied for. ठीक है. then second entry में जाके इसका ट्रीटमेंट जो है वो देखना है. अभी तो हमने लमसम वाला केस किया तो हमने ऑब्वियसली वापस ही कर दिया, रिफंड ही कर दिया उसको, तो हमने बैंक कर दिया. ये अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हम क्या सीख रहे हैं, ये इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. हम केस ए के बारे में कर रहे थे डिस्कस. इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन लंप सम. ये एंट्रीज हमने पास करी थी और हमने इसके क्वेश्चंस करके देख लिए. ठीक है. अब ये जो पार्ट बी लिखा था यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन लंप सम, इसके क्वेश्चन लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो जहां पे आपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 लिखा था, जहां पे आपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 लिखा था, वहां पे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लिख देना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमने जो केस ए और केस बी पढ़ा था उसके हमने न्यूमेरिकल्स करके देखे हैं. अभी मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 करवाती हूँ आपको. Assume in question 1 shares are issued at rupees 110. मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है. ठीक है. क्वेश्चन 1 में कितनी एप्लीकेशन आई थी, क्वेश्चन 1 यहाँ से पढ़ के आते हैं. ये लिखा है क्वेश्चन 1 कहाँ गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1. 20,000 की एप्लीकेशन आई थी. ठीक है. और एप्लीकेशन मनी ये अच्छा प्रीमियम की एंट्री सिखाई नहीं है क्या अभी, अमाउंट टू बी रिसीव सिखा दी है, यहाँ पे सिखाया मैंने. चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एप्लीकेशन आई थी वो 20,000 के लिए आई थी और 10,000 आपने इनवाइट किया था. ठीक है. तब हमने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर शेयर का प्राइस ये 100 नहीं है, कितना है, 110 है. मतलब कि इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ये रहा 100 और ये रहा 10. ये है फेस वैल्यू एंड ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है. चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज. Now we are going to pass the entries. What will be the first entry? It is going to be bank account debit to share application and allotment account.
कितने की एप्लीकेशन आई थी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 आज 110 तो 22 लाख हो जाएगा. $110 multiplied by 20,000. Okay, second entry will be share, application and allotment account, debit to, क्या होगा बताओ, शेयर कैपिटल और एक और क्या चीज आएगी? मैम SPR. ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक और चीज आएगी. Any guesses? ये आएगा टू बैंक, बिकॉज ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है इट हैज टू बी रिफंडेड. ठीक है, सो यहाँ पर प्लीज स्टॉप राइटिंग फॉर अ व्हाइल, सी हाउ आई एम राइटिंग द अमाउंट्स एंड देन यू विल डू. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. फर्स्ट जितने अमाउंट से ऊपर इसको क्रेडिट किया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को, उतने से ही इसे डेबिट कर देते. लेकिन जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किए, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर बीइंग इशूड? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर 10,000 into 100 फेस वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा इट इज गोइंग टू बी 10 लाख रुपीज. देन सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जा रहा है? 10 into 10,000. ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट चला जाएगा 1 लाख रुपीज. और जो रिफंड होएगा वो कितना अमाउंट होएगा? ऑब्वियसली 10,000 शेयर्स के ऊपर हाउ मच दे हैड गिवन? दे हैड गिवन 110 on each share, so 11 lakh will be refunded. ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ कि कैसे ये अमाउंट आया. ऊपर वाला तो आपको मालूम है. दिस वन हाउ यू गॉट, दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, देन ये वाला अमाउंट कैसे आया? दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड ये वाला अमाउंट कैसे आया? दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 110. जितना इन्होंने दिया था उतना टोटल अमाउंट यू आर रिफंडिंग. Now you can note down, understand it. एक बार थोड़ा प्रोसेस कर लो माइंड में, पढ़ के समझो जरा खुद से. Done, ma'am. Done? Have you all understood this? चलो अब मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ. What all we have done today. We are not starting any new concept because we will not be able to finish this much. Okay, so I'll tell you what all we have done in today's class. We'll just revise it quickly, and if you have any doubts, we'll ask me.
Mostly in today's class you will not have any doubts, but you should be able to retain all these things what are being taught today. मैंने बहुत अच्छे से आपको नोटिंग करवाई है. So next class में जब आप आएंगे तो उसके पहले आप ये सारा का सारा क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे. दिस इज द ओनली होमवर्क यू हैव टू डू. आज कोई होमवर्क मैं नहीं दे रही हूँ. जिन लोगों का इश्यू ऑफ डिवेंचर का होमवर्क पेंडिंग था उनको होमवर्क मिलेगा, बाकी नहीं. जस्ट 1 minute, लेट मी stop recording.